चलिए ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है और इसमें हम उत्तर प्रदेश के सारे स्पेशल जो पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें आप उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, जनसंख्या, जनगणना, जनसंख्या नीति, सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती जिले, उत्तर प्रदेश के सीमा बनाने वाले राज्य, उत्तर प्रदेश का विभाजन, यूपी में जो SCR रीजन बनने वाला है वो किस प्रकार से बनेगा, यूपी के जो न्यायालय हैं और जो पीठें हैं, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो वन्यजीव हैं, इसके अलावा जो पक्षी विहार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितना जिला है या कौन कौन सा रीजन जाता है, तो ये सारे बिंदु जो हैं हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक कंप्लीट वीडियो है, डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के लिए जो पहली शर्त होती है वो होती है कि आप कितने धैर्यवान हैं। तो देखते हैं कि कितने लोग पूरा पेशेंस रखते हैं और पूरा वीडियो वॉच करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट्स हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कुल रामसर स्थल हैं इनकी कुल संख्या जो है वर्तमान में कितनी है, तो 10 है। ये नवंबर 2023 तक का आंकड़ा है। कौन कौन से हैं, तो ऊपरी गंगा नदी, ब्रिज घाट, नरौरा, खिंचाव तक, ये 2005 में घोषित किया गया था। नवाबगंज जिला उन्नाव 2012 में, सरसई नवार इटावा में 2019 में। अब आगे जो सन दिया गया है इससे आपको भाई ये पता चल जाएगा कि ये कब बना था रामसर साइट। पार्वती अरंगा ये गोंडा में स्थित है, 2019 में घोषित किया गया। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है, 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया। सांडी पक्षी विहार जो कि हरदोई में है, 2019। समसपुर झील जो कि रायबरेली में है, 2019 में घोषित। सूर सरोवर कीथम झील जो कि आगरा में है, ये इंपॉर्टेंट है, 2020 में घोषित किया गया। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर मुजफ्फरनगर की सीमा पर स्थित है, इसे 2021 में। और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो कि संत कबीर नगर में स्थित है, इसे 2022 में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको बता दें कि तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है, तो 14 है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट हैं वो तमिलनाडु में है, उसके बाद यूपी में है। तमिलनाडु में 14 और यूपी में 10। अब भारत में कुल 75 रामसर वेटलैंड हो गए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में अब नवंबर 2023 तक कुल 75 रामसर वेटलैंड हो गए हैं। ध्यातव्य है कि भारत का सबसे पहला वेटलैंड 1981 में चिल्का झील को घोषित किया गया था। तो 1981 में चिल्का झील को सबसे पहला जो रामसर साइट घोषित किया गया था वो चिल्का झील को घोषित किया गया था। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में वेटलैंड का जो प्रतिशत है वो 5.5% है। प्रदेश का सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्र वाला जो जिला है वो सोनभद्र है। ठीक है, तो सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्र वाला जो जिला है वो सोनभद्र है। और प्रदेश का सबसे कम वेटलैंड क्षेत्र वाला जो जिला है वो बागपत और हाथरस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं उसमें जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में कौन सा स्थान रखता है। तो दोस्तों कुल क्षेत्रफल में जो स्थान है उत्तर प्रदेश का वो चौथा है। सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर उत्तर प्रदेश है। तो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहला स्थान है। 10 की वृद्धि दर जो है वो 20.2% है। इसको 20.20 भी लिखते हैं। भारत की 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक है और ये 14वां स्थान रखता है। जनघनत्व कितना है दोस्तों, तो ये 829 है। भारत के जनघनत्व से यह ज़्यादा है, 829। लिंगानुपात कितना है, तो 912 है। और साक्षरता दर कितना है, तो 67.7% है, मतलब कि 29वां स्थान रखता है साक्षरता दर में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पुरुष साक्षरता दर है वो 77.3% है, मतलब 29वां स्थान। और महिला साक्षरता दर है 57.2%, यानी कि 31वां स्थान रखता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000 के बारे में बात करते हैं। इसे घोषित किया गया था 11 जुलाई 2000 को। तो वर्ष 2016 तक प्रजनन दर को 2.1% पर लाना ये तय किया गया। बालिका विवाह की आयु 16.4 वर्ष से लेकर 19.5 वर्ष के बीच में घोषित की गई। और राजकीय सेवाओं में महिला आरक्षण कितना दिया गया है, तो 33%। राजकीय सेवाओं में महिला आरक्षण कितना है, तो 33% घोषित किया गया है। प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पूर्वी जो राज्य है वो बिहार है, सबसे पश्चिमी राज्य है हरियाणा,
सबसे उत्तर में है उत्तराखंड और सबसे दक्षिण में है छत्तीसगढ़। तो ये प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। इसके बाद दोस्तों प्रदेश के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, तो सबसे पूर्वी जो ज़िला है वो बलिया है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पश्चिमी ज़िला जो है शामली है, सबसे उत्तरी ज़िला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी ज़िला जो है वो सोनभद्र है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी वाला कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी भी आप याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। सबसे बड़ा ज़िला जो है वो है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा ज़िला जो है वो हापुड़ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार लोग इसका उत्तर भदोही लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की सीमा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। इसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, आपको पता ही है। इसके अलावा जो राज्य हैं तो उसमें हरियाणा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और बिहार। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश की सीमा पर। प्रदेश की सबसे लंबी सीमा लगती है किससे? तो मध्य प्रदेश से लगती है। और प्रदेश की सबसे न्यूनतम सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश से। दोनों याद रखिएगा। मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं तो कुल 11 ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। बिहार से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 7 है। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 7 है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। दिल्ली से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, दिल्ली से सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं तो 2 हैं, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसको आप नोएडा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले ज़िले, छत्तीसगढ़ से सिर्फ सोनभद्र जो है सीमा शेयर करता है। झारखंड से सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं उनकी संख्या मात्र 1 है, सोनभद्र है। सोनभद्र से सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तो 4। सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमा बनती है, लगती है आकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो ये कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जिससे 4 राज्यों की सीमाएँ लगती हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की सीमा जो लगती है वो सोनभद्र से लगती है। सहारनपुर से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या 3 है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो सोनभद्र से सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सहारनपुर है। तो सहारनपुर से 3 राज्य जो है अपनी सीमा बनाते हैं, जोड़ते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का विभाजन पहली बार किया गया था कब? 9 नवंबर 2000 को। कुल 13 जिलों के साथ उत्तराखंड बना था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, जिसको आप NCR कहते हैं दोस्तों। तो NCR में जो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले सम्मिलित हैं? कई बार ये प्रश्न आता है कि NCR रीजन में यानी कि नियर कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले जो हैं वो शामिल हैं। तो इनकी कुल संख्या दोस्तों कितनी है? तो कुल 8। कौन कौन से हैं? मेरठ है, गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। NCR में शामिल करने हेतु जो प्रस्तावित ज़िले हैं वो हैं मथुरा, हाथरस, सहारनपुर और अलीगढ़। NCR में सर्वाधिक ज़िले हरियाणा से हैं, 14 ज़िले, और सबसे कम जो ज़िले हैं वो मात्र 2 ज़िले हैं जो कि राजस्थान से हैं। तो सर्वाधिक ज़िले हरियाणा से हैं NCR में और सबसे कम राजस्थान से हैं। यूपी से कितने हैं? तो यूपी से कुल 8 ज़िले हैं। देखो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग SCR के बारे में। यूपी में एक SCR का रीजन भी बनने वाला है, SCR। तो इसमें कुल 8 ज़िले शामिल होने थे, लेकिन कानपुर और कानपुर देहात को अब यहाँ से अलग कर दिया गया है। तो उसके बाद जो बाकी के 6 ज़िले आ रहे हैं उनके बारे में आपको बता दें। तो बाकी जो 6 ज़िले हैं दोस्तों, उसमें एक तो आपका लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर, ये ज़िले हैं जो कि SCR का हिस्सा होंगे। कौन कौन से मैं फिर बता देता हूँ आपको कि लखनऊ है, बाराबंकी है, रायबरेली है, हरदोई है, उन्नाव है और सीतापुर है। तो ये 6 ज़िले हैं जो कि SCR का हिस्सा होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कानपुर और कानपुर देहात को अलग कर दिया गया है, पहले 8 थे अब 6 हो गए हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो न्यायालय हैं तो उसके बारे में। तो न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1886 में। हाई कोर्ट प्रयागराज में स्थित है। इसका एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 17 मार्च 1886 को। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 160 है। राज्य में CBI कोर्ट कितने हैं? तो 6 हैं। इसमें 4 लखनऊ में हैं, 2 गाज़ियाबाद में हैं। पारिवारिक मामलों के लिए पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब की गई? तो 1984 से की गई थी। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। तो कितने औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं कई बार पूछा जाता है, तो कुल 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ
आगरा, कानपुर और गोरखपुर। प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 20 है। कमर्शियल कोर्ट कितने हैं? तो 20 हैं, 20 हैं। तो श्रम न्यायालय और कमर्शियल कोर्ट 20-20 हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि 1956 में वन्य जीव परिरक्षण संगठन का गठन जो है किया गया था। कब किया गया था? 1956 में। वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 को। 2 प्राणी उद्यान हैं यानी कि चिड़ियाघर है। एक लखनऊ में है नवाब वाजिद अली शाह जू और दूसरा कानपुर में है एलन फॉरेस्ट जू। तो 2 प्राणी उद्यान, 2 चिड़ियाघर हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ और कानपुर में। गोरखपुर में एक निर्माणाधीन है जिसका नाम रहेगा शहीद अशफाक उल्ला खां के नाम पर रखा जाएगा। तो अभी गोरखपुर वाला जो है वो बना नहीं है। 11 वन्यजीव विहार हैं, ध्यान दीजिएगा। 13 पक्षी विहार हैं और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 24, कुल 24 वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसे जाना जाएगा। तो वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? 24 हैं। इसमें जो है वन्यजीव विहार 11 हैं और पक्षी विहार जो हैं वो 13 हैं। ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1987-88 में किशनपुर वन्यजीव विहार और कतरनिया वन्यजीव विहार को जोड़कर इसे बनाया गया था। 1987-88 में दुधवा टाइगर रिजर्व को। 2012 में बिजनौर के अमनगढ़ क्षेत्र को कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन घोषित किया गया है। कब? 2012 में। बिजनौर में स्थित है अमनगढ़ क्षेत्र, तो ध्यान दीजिएगा इसे कार्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जोन घोषित किया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 9 जून 2014 को पीलीभीत और शाहजहाँपुर जिले में यह स्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के अन्य जो वन्यजीव विहार हैं उसको देखेंगे। सबसे पुराना या सबसे पहला जो वन्यजीव विहार है ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है जो कि वाराणसी के निकट चंदौली जिले में स्थित है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। तो लोकेशंस देख लेते हैं और स्थापना कब होती है। जैसे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि भारत का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, ये चंदौली में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 1957 में। किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, 1972 में स्थापित हुआ। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये बहराइच में है, 1976 में स्थापना होती है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में स्थित है, 1977 में स्थापना होती है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, 1977। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा में है, 1979। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हस्तिनापुर वाला मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में स्थित है। इसकी स्थापना होती है 1946 में। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पर सुहागी बरवा वन्यजीव विहार के बारे में। तो दोस्तों सुहागी बरवा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर स्थित है? तो महाराजगंज में स्थित है, 1987 में इसकी स्थापना होती है। सुहेलवा वन्यजीव विहार ये बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है, 1988। और कछुआ वन्यजीव विहार कई बार पूछा गया, वाराणसी में स्थित है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में हाथी मिलते हैं, गैंडा, भूरा रीछ, कस्तूरी मृग और चिंकारा। तो हाथी जो है वो तराई क्षेत्र में जो कि शिवालिक श्रेणियों के वनों में पाए जाते हैं। तो हाथी मिलते हैं कहाँ पर? तराई क्षेत्र में। गैंडा कहाँ पर मिलता है? मुख्यतः तराई क्षेत्र में। भूरा रीछ मिलता है हिमालय क्षेत्र के निकट। कस्तूरी मृग कहाँ पर मिलता है? तो हिमालय क्षेत्र के निकट। और चिंकारा नामक जो हिरन जैसा एक जानवर होता है ये विंध्य क्षेत्र के वनों में पाया जाता है। ठीक है। प्रदेश के जो पक्षी विहार फ्रेंड्स उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में स्थित है, स्थापना होती है 1984 में। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है, 1987 में स्थापित हुआ। लाख बहोसी पक्षी विहार ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ये कन्नौज में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 1988 में। सांडी पक्षी विहार ये हरदोई में है, 1990 में। पार्वती आरंगा पक्षी विहार गोंडा में है, 1990 में। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है, 1990 में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, 1990। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है, 1990। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है, 1990। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में है, ये कई बार पूछा गया है, 1991 में स्थापना होती है। इसके बाद देखेंगे सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में स्थित है, तो स्थापना होती है 1991 में। बेंती पक्षी विहार जिसका एक नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी है, तो ये मिलेगा आपको कुंडा प्रतापगढ़ में। इसकी स्थापना होती है 2003 में। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? जिसका एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार भी है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे सबसे पहला और सबसे पुराना जो पक्षी विहार है तो नवाबगंज पक्षी विहार है जो कि उन्नाव में स्थित है। तो ध्यान में आपको आ गया होगा, नवाबगंज पक्षी विहार
ये उन्नाव में स्थित है। सबसे बाद का या सबसे नया जो पक्षी विहार है वो बनाया गया है बेती पक्षी विहार, जो कि कुंडा प्रतापगढ़ में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी ये कन्नौज में स्थित है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है, जो कि एटा में स्थित है। तो पटना पक्षी विहार ये एटा में है, ध्यान दीजिएगा। काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो अलीगढ़ के गभाना में खोला गया है। और कुरांव गांव है इलाहाबाद में। ये दो स्थल हैं, गभाना और कुरांव। गभाना अलीगढ़ और कुरांव इलाहाबाद में काला हिरण संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। कुकरेल वन ये कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है, कुकरेल वन को, जो कि लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ है। मगर और घड़ियाल के संरक्षण हेतु इसका विकास जो है किया गया है। तो कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार योजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र के रूप में कुकरेल वन लखनऊ को विकसित किया जा रहा है और साथ ही साथ कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच को विकसित किया जा रहा है घड़ियाल प्रजनन केंद्र के रूप में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 1992 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और एलिफेंट रिजर्व ये बिजनौर और सहारनपुर में विकसित किया गया है। इटावा के फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क का जो निर्माण है ये कहाँ पर हो रहा है? तो इटावा के फिशर वन में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कछुआ पुनर्वास योजना 1986-87 गंगा एक्शन प्लान के तहत इसे विकसित किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर की जो वार्षिकी है उसकी जो PDF है ये आप ले पाएँ, और मतलब ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, बहुत सरल भाषा में हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम RO के लिए आप लोग सितंबर से लेकर जनवरी तक का जो करंट अफेयर है उसको आप लोग जो है ज़रूर पढ़ लें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप UPPSC की तैयारी कर रहे हैं तब ऐसी कंडीशन में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो हमारी मास्टर ई-बुक PDF है उसको परचेज करें, इससे आपको सारा फ़ायदा मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर लास्ट 12 मंथ का जो करंट अफेयर है मास्टर PDF में आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट सब कुछ मिल जाएगा। मतलब ये RO में भी काम करेगा, UPPSC में भी काम करेगा, और जो पुलिस भर्ती वगैरह हो रही है, साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में भी ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो सबसे बेस्ट तो आपके लिए यही होगा। बाकी अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दोनों ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।